तीन काली देवरानियों ने कराई विधवा जेठानी की शादी। ये क्या हो गया? आप क्यों मुझे छोड़कर चले गए रोहन? अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? तभी साक्षी की सास उर्मिला साक्षी को मारने लगती है। तेरी वजह से मेरा बेटा मरा। तू मेरे बेटे के जीवन में मनहूसियत बनकर आई है। तभी उर्मिला के तीन बेटे रमेश, सुरेश, महेश और बेटी रिया उर्मिला को पकड़ लेते हैं। माँ, ये क्या कह रहे हो आप? इसमें साक्षी भाभी की कोई गलती नहीं है। हाँ माँ, इसमें भाभी की कोई गलती नहीं है। ये एक हादसा था जो हो गया। इस मनहूस अनाथ साक्षी की वजह से ही मेरा बेटा मरा है। साक्षी, तूने मुझसे मेरा बेटा छीना है ना, मैं तुझसे तेरा चैन छीन लूंगी। तभी उर्मिला के बच्चे उर्मिला को कमरे में लेकर चले जाते हैं। 1 महीने पहले की बात है। रोहन अपनी माँ उर्मिला, 3 छोटे भाई रमेश, सुरेश, महेश और बहन रिया के साथ सारंगपुर गांव में रहता है। रोहन उसी गांव की एक कंपनी में नौकरी करता है और उसके तीनों छोटे भाई गांव में छोटी मोटी मजदूरी करते हैं। रोहन को अपनी कंपनी में काम करने वाली एक साक्षी नाम की गोरी खूबसूरत लड़की से प्यार हो चुका था। साक्षी एक अनाथ थी। तभी उर्मिला अपने बेटे की जिद मानकर रोहन की शादी साक्षी से करवा देती है। शादी के दूसरे दिन, साक्षी बहू, जाओ सबके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था करो। रिया बेटी, जा अपनी भाभी की मदद कर। रिया साक्षी के साथ रसोई में चली जाती है। थोड़े समय बाद साक्षी सबको चाय नाश्ता देती है और रोज की तरह रोहन और उसके भाई अपने अपने काम पर चले जाते हैं। 1 महीना ऐसे ही बीत जाता है। एक दिन अचानक उर्मिला को बुखार आ जाता है जो उतर ही नहीं रहा था। रोहन, शहर में एक जड़ी बूटी मिलती है जिसे पीसकर पीने के बाद तुरंत बुखार उतर जाता है। आप शहर जाकर वो जड़ी बूटी ले आइए, वो पीते ही माँ जी का बुखार उतर जाएगा। नहीं रोहन, तू शहर नहीं जाएगा। पर माँ जी, बहू तू चुप रह। तुझे पता है, बहुत साल पहले मेरे पति शहर गए थे। तभी एक सड़क दुर्घटना में वो स्वर्गवासी हो गए। तब से आज तक मैंने अपने बच्चों को कभी शहर नहीं जाने दिया। ठीक है माँ, मैं नहीं जाऊंगा शहर। 3 दिन बाद उर्मिला का बुखार उतर ही नहीं रहा था। तभी रोहन किसी को बिना बताए शहर में जड़ी बूटी लाने चला जाता है। तभी रोहन के साथ एक सड़क दुर्घटना हो जाती है जिसमें उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर सब खूब रोने लगते हैं और उर्मिला को लग रहा था कि रोहन को शहर साक्षी ने भेजा था। 3 दिन बाद साक्षी सफेद साड़ी पहने अपने कमरे से बाहर आती है। सुन विधवा, आज से तू इस घर में अकेली सारे काम करेगी और हमेशा इस सफेद साड़ी में रहेगी और इस घर से एक कदम भी तू बाहर नहीं निकालेगी। रिया, घर के स्टोर रूम में इस मनहूस विधवा साक्षी का सामान रख दे। आज से ये घर के स्टोर रूम में रहेगी। पर माँ, जितना कहा है उतना सुन रिया। तेरी जिंदगी को मैंने नर्क न बना दिया ना साक्षी, तो मेरा नाम भी उर्मिला नहीं। साक्षी सारा दिन घर के काम करने लगी और बाकी सब आराम करने लगे। रात के 1 बजे साक्षी ठंड में थकी हारी स्टोर रूम में आकर फर्श पर चादर बिछाकर लेट जाती है। वहां उसे काफी मच्छर काट रहे थे। कितना दर्द हो रहा है मेरे पैरों में, ऊपर से ये मच्छर सोने नहीं दे रहे। साक्षी पूरी रात सो नहीं पाती। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। साक्षी सवेरे के 5 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक घर के काम करने लगी। तभी कुछ महीने बाद ही उर्मिला अपने तीनों बेटे रमेश, सुरेश, महेश की शादी 3 काली सांवली लड़कियों कोमल, पायल और अनीता के साथ एक साथ करवा देती है। शादी के दूसरे दिन सवेरे उर्मिला अपनी तीनों बहुओं को विधवा साक्षी की सारी दास्तां सुना देती है। इस विधवा साक्षी का साया भी तुम तीनों पर नहीं पड़ना चाहिए। इस घर के सारे काम साक्षी बहू करेगी और खबरदार जो तुम तीनों में से किसी ने इसकी मदद की तो। हम क्यों करें मदद अपनी विधवा जेठानी की? चलो, अब हमें इस घर में कोई काम ही नहीं करना पड़ेगा। दोपहर का समय, सब खाने की टेबल पर बैठकर बढ़िया बढ़िया पकवान खा रहे थे और बेचारी विधवा साक्षी रोज की तरह नीचे फर्श पर बैठकर बासी रोटी से सूखी दाल खा रही थी। हम यहाँ इतने अच्छे पकवान खा रहे हैं और वहां बेचारी जेठानी जी जमीन पर बैठकर
बासी दाल रोटी खा रही हैं। भरी जवानी में बेचारी ये कैसी जिंदगी बिता रही है। कोमल, पायल, अनीता तीनों साक्षी को देखे जा रहे थे। बहुओं, इस विधवा साक्षी की अब यही जिंदगी है, तुम अपना खाना खाओ। तीनों खाना खाने लगते हैं। उसके बाद वो तीनों साक्षी को सारा दिन काम करता देख दुखी हो जाते हैं। रात का समय, साक्षी स्टोर रूम में फटी रजाई ओढ़े ठंड में मच्छरों के बीच कांप रही थी। जेठानी जी को भरी जवानी में ये कैसा दर्द भरा जीवन बिताना पड़ रहा है। हाँ जेठानी जी, क्या विधवा होने पर ऐसी दर्द भरी जिंदगी बितानी पड़ती है? जेठानी जी भी हमारी तरह जवान है, क्या इनका मन नहीं करता होगा खुश रहने का, रंग बिरंगे कपड़े पहनने का? जेठानी जी कितनी खूबसूरत है, इनकी तो कहीं भी शादी हो सकती है, हमें जेठानी जी की मदद करनी चाहिए। कैसे करेंगे मदद? माँ जी तो हमारी एक नहीं सुनेंगी। मेरी बात ध्यान से सुनिए। अनीता दोनों को कुछ कहती है। थोड़े समय बाद तीनों एक नया ब्लैंकेट और एक गुड नाइट मच्छर अगरबत्ती लाकर साक्षी के स्टोर रूम में रख देते हैं और साक्षी को वो ब्लैंकेट उड़ाकर वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद साक्षी चैन भरी नींद सो पाती है। अगले दिन उर्मिला अपने कमरे में थी और साक्षी घर की सफाई कर रही थी। तभी उसकी तीनों देवरानियां वहां आती हैं और फटाफट घर की सफाई करने लगती हैं। उर्मिला को इस बात का पता ही नहीं चला। दोपहर का समय, उर्मिला किसी काम से घर से बाहर गई हुई थी। उस समय साक्षी रसोई में थी। तभी तीनों वहां आते हैं। जेठानी जी हटिए, हम फटाफट खाना बना देते हैं। तीनों मिलकर कुछ ही समय में खाना बना देते हैं। तुम तीनों ये सब क्यों कर रही हो? अगर माँ जी ने देख लिया तो वो मेरी वजह से तुम पर गुस्सा हो जाएंगी। जेठानी जी, हम आपको ऐसे तकलीफ में नहीं देख सकते। हम आपकी देवरानियां हैं, हमारा कर्तव्य है आपकी सहायता करना। तीनों को साक्षी की हालत देखकर उस पर दया आ रही थी और वो उर्मिला से छुपकर साक्षी की मदद करने लगे। उसे चोरी से अच्छे पकवान खिलाने लगे। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन रात में, रमेश, आखिर कब तक जेठानी जी इस विधवा के अवतार में इस घर में जुल्म सहती रहेंगी? हमें जेठानी जी की दूसरी शादी करवा देनी चाहिए। उनके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, उन्हें भी खुश रहने का अधिकार है। कोमल, माँ कभी नहीं मानेगी। हम मनाएंगे ना सुरेश माँ जी को। तीनों मिलकर अपने पतियों को मनाती हैं। अगले दिन सवेरे सब मिलकर उर्मिला को साक्षी की दूसरी शादी की बात कहते हैं। पागल हो गए हो क्या तुम सब? साक्षी बहू एक विधवा है और विधवा की दूसरी शादी नहीं करवाई जाती। अब इसे अपना सारा जीवन इन सफेद कपड़ों में और ऐसे ही अकेले रहकर बिताना होगा। माँ जी, जेठानी जी के सामने उनकी पूरी जिंदगी पड़ी है। आपको पता है ऐसी जिंदगी बिताने में जेठानी जी को कितनी तकलीफ होती है? तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? एक विधवा का ऐसा ही जीवन होता है, उसे ऐसे ही अपनी सारी जिंदगी बितानी पड़ती है। माँ, तो फिर आपको भी साक्षी भाभी की तरह जिंदगी बितानी चाहिए। आप भी तो विधवा है ना, आपके भी पति नहीं है, तो जो नियम साक्षी भाभी पर लागू होते हैं वो आप पर भी होने चाहिए। चुप करिया। माँ जी, जेठानी जी जवान हैं, हमें इनकी दूसरी शादी करवा देनी चाहिए। माँ जी, आप खुद को एक बार जेठानी जी की जगह रख कर देखिए, आपको एहसास हो जाएगा कि इनका जीवन कितना तकलीफों से भरा है। ठीक है माँ, जब आपको हमारी बातें समझ नहीं आ रही है ना, तो अब मैं कभी शादी नहीं करूंगी। अगर शादी के बाद पति के मरते ही ससुराल वाले विधवा बहू के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं तो नहीं करनी है मुझे शादी। मैं सारी जिंदगी कुंवारी बैठी रहूंगी। कहीं सच में तो मैं साक्षी बहू के ऊपर अत्याचार तो नहीं कर रही। अगले दिन सवेरे उर्मिला एक रंगीन साड़ी लाकर साक्षी के हाथ में थमा देती है। माँ जी, ये क्या है? साक्षी बहू, मुझे माफ कर दे, मैं तेरे दुख भरे जीवन को समझ ही नहीं पाई। पर कल जब सबने मुझे बताया तब मुझे एहसास हुआ मेरी वजह से मेरी बेटी रिया शादी करने को डर रही है। मेरे रोहन की मौत तो एक हादसा थी और मैं उसका जिम्मेदार तुझे मानने लगी। साक्षी बहू, अब तू अपनी जवानी इस विधवा के अवतार में नहीं जिएगी। ये ले बहू, रंगीन साड़ी पहन ले। अब मैं तेरी शादी बड़ी धूमधाम से करवाऊंगी ताकि तू भी अपने जीवन में खुश रह सके। उसके बाद उर्मिला और उसकी तीनों काली बहू मिलकर कुछ ही दिनों में साक्षी की शादी एक पढ़े लिखे अच्छे लड़के दीपक के साथ करवा देते हैं, जिसके बाद साक्षी अपने विधवा के अवतार को छोड़कर दीपक के साथ एक हंसता खेलता जीवन बिताने लगी। इसी तरह एक विधवा जेठानी की शादी उसकी काली 3 देवरानियों ने करवाई और उसका उजड़ता हुआ जीवन खुशियों में बदल दिया। कलमोही कहाँ मर गई? मेरी चाय का समय हो गया है और ये अभी तक चाय लेकर नहीं आई।
क्या हुआ माँ? सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? क्या करूं बेटा, ये कल मुंह ही बिना चिल्लाए कुछ काम करती है क्या? इसे पता है कि मैं करेक्ट 8 बजे चाय पीती हूँ, लेकिन अभी तक ये चाय लेकर नहीं आई। शांति इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहां पूर्वी हाथों में चाय का कप लिए आ जाती है। माँ उठने में देरी हो गई थी, इसलिए चाय बनाने में समय लग गया। रात भर यारों से बात कर रही होगी। क्या माँ, आपको लगता है कि कोई लड़का इसे भाव देगा? रिश्ते वालों ने इसके मुंह पर इसकी बेइज्जती करके इससे शादी करने के लिए मना कर दिया, वो भी एक नहीं कई बार। इसे कोई लड़का तो दूर, कोई भूत भी बात ना करे। वो भी इसे देखकर डर जाएगा। अपने बड़े भाई अभिजीत की बात सुनकर पूर्वी वहां से बिना कुछ कहे किचन में चली जाती है और रोते रोते किचन में काम करने लगती है। शांति अपने दोनों बेटे अभिजीत, पंकज और एक बेटी पूर्वी के साथ रहती थी। पूर्वी रंग रूप में काली होती है, जिसके चलते ना ही तो उसकी माँ उसे पसंद करती है और ना ही उसके दोनों भाई। पूर्वी के लिए आए हुए शादी के रिश्ते भी उसके काले रंग की वजह से इनकार कर जाते थे, जिसके चलते घरवाले उसे हमेशा ताने देते थे। इसके चक्कर में जो बात करनी थी वो हम कर ही नहीं पाए। क्या बात करनी थी तुम दोनों को? वो हमारे ऑफिस में रमिया और तारिका नाम की 2 लड़कियां काम करती हैं। रमिया और तारिका दोनों ही अच्छे परिवार से हैं और दिखने में भी काफी सुंदर हैं, इसलिए हम दोनों उनसे शादी करना चाहते हैं। इतना कहकर अभिजीत और पंकज तारिका और रमिया की फोटो अपनी माँ को दिखा देते हैं। वो दोनों ही दिखने में काफी सुंदर और गोरी होती हैं, जिसके चलते शांति बिना कुछ कहे इस शादी के लिए हाँ कर देती है और कुछ महीनों में अभिजीत और पंकज की शादी इन दोनों लड़कियों से हो जाती है। पूर्वी के काले रंग की वजह से शांति पूर्वी को अपने ही भाइयों की शादी में आने नहीं देती और बेचारी पूर्वी उदास होकर घर पर ही अपनी दोनों भाभियों का इंतजार करती है। भाभी आ गई आप? आपको पता है मैंने अपने हाथों से आप दोनों का कमरा सजाया है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। आ गई पनौती, कितनी बार कहा था कि अपने कमरे से बाहर मत निकलियो, लेकिन आ गई ना अपनी मनहूस शक्ल लेकर। माँ आपने मुझे भाभियों की फोटो भी नहीं दिखाई थी और ना ही शादी में ले गई। मुझे भाभियों को देखने का बहुत मन था, इसलिए मैं आ गई। तेरे मन के चक्कर में मेरी दोनों गोरी और सुंदर बहुएं तो तुझे देखकर डर गई होंगी ना। अपनी सास के मुंह से अपनी नंद के लिए ऐसी बातें सुन तारिका और रमिया दोनों को बहुत हैरानी होती है। शादी के बाद तारिका और रमिया अक्सर देखा करते थे कि कैसे उनके पति और उनकी सास हमेशा पूर्वी के काले रंग को लेकर उन्हें ताने देते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं। ये सब देखकर तारिका और रमिया को बहुत बुरा लगता था। ऐसे ही एक दिन, भाभी ये ले लो आपकी गर्मा गर्म कॉफी। पूर्वी बोलते हुए हाथ में कॉफी का ट्रे लिए अपनी भाभी की तरफ बढ़ रही होती है कि तभी अचानक पूर्वी के पैर में लचक आ जाती है और उससे एक कॉफी का कप जाकर सीधा रमिया की साड़ी पर गिरता है, जिससे रमिया को जलन होने लगती है। रमिया के चिल्लाने की आवाज सुनकर शांति आ जाती है। क्या हुआ रमिया बहू, तू चिल्लाई क्यों? माँ वो गलती से मेरे से रमिया भाभी के ऊपर गर्मा गर्म कॉफी गिर गई। क्या तूने रमिया पर कॉफी गिरा दी? तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं जानती हूँ ये सब तूने जानबूझकर किया है, क्योंकि तू रमिया और तारिका के गोरे रंग की वजह से उनसे जलती है। तू मेरी दोनों बहुओं को जलाकर उन दोनों की खूबसूरती कम करना चाहती है। एक तो बोझ बनकर हम लोगों की छाती पर बैठ गई है। तेरी इस बदसूरती की वजह से कोई भी तुझसे शादी करने को तैयार नहीं है। अगर तेरी हरकतें ऐसी रही तो तुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूंगी। अपनी माँ की बातें सुन पूर्वी वहां से रोते हुए चली जाती है। वहीं रमिया और तारिका को अब सारी चीजें समझ आ जाती हैं, जिसके बाद वो दोनों पूर्वी से मिलने उसके कमरे में जाती हैं। पूर्वी रो क्यों रही हो? देखो मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। सॉरी भाभी, लेकिन ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया था। बचपन से लेकर आज तक माँ और भैया ने हमेशा मुझे काले रंग के लिए ताने दिए हैं। मैं काली हूं तो इसमें मेरा क्या कसूर? आप दोनों चले जाओ यहां से, वरना फिर माँ मुझे ताने देना शुरू कर देंगी। नहीं पूर्वी, ऐसा मत कहो। जब भी माँ जी तुम्हें ताने देती हैं तो हम दोनों को बहुत बुरा लगता है। हम जानते हैं कि तुम्हारे काले रंग की वजह से तुम्हारा कहीं पर रिश्ता नहीं हो पा रहा है, लेकिन तुम फिक्र मत करो। अब तुम्हारी दोनों भाभियां तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढ कर लाएंगी और देखना माँ जी और तुम्हारे दोनों भाई भी तुम्हें जल्दी अपना लेंगे। चलो अब अपने आंसू साफ करो। अपनी भाभियों की बात सुनकर पूर्वी को थोड़ी तसल्ली मिलती है, जिसके बाद अब रमिया और तारिका दोनों ही अपनी नंद के लिए रिश्ते देखना शुरू कर देती है। लेकिन पूर्वी के काले रंग की वजह से कहीं पर भी बात नहीं बन पा रही थी।
तुम यहाँ छत पर बैठे बैठे कपड़े धो रही हो और हम दोनों तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहे हैं। रम्या और तारिका जैसे ही पूर्वी के पास जाते हैं तो सर्फ के पानी में पैर रखते ही दोनों फिसल जाती हैं, जिसे देखकर पूर्वी हंसने लगती है। पूर्वी को हंसता देख रम्या और तारिका भी हंसने लगते हैं। अब हंसती रहोगी या हमें उठाओगी भी? पूर्वी जैसे ही अपनी दोनों भाभी को हाथ देकर उठाने लगती है तो उसकी दोनों भाभियां उसे ही खींच लेती हैं और पूर्वी भी अपनी दोनों भाभियों के साथ नीचे गिर जाती है, जिसे देखकर अब वो तीनों ही हंसने लगती हैं। भाभी नंद के बीच में हंसी मजाक शांति को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, इसलिए वो हमेशा अपनी बहुओं को अपनी बेटी के खिलाफ भड़काती है। लेकिन इससे रम्या और तारिका को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही एक दिन रम्या और तारिका मंदिर जा रहे होते हैं कि तभी उनकी टक्कर एक गाड़ी से हो जाती है और वो दोनों नीचे गिर जाती हैं, जिसे देखकर गाड़ी चला रहा लड़का फौरन गाड़ी से उतरता है और उनके पास जाता है। उस लड़के का नाम जय होता है। ओह माय गॉड, इनके सिर से तो काफी खून निकल रहा है, इन्हें जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। जय रम्या और तारिका को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां डॉक्टर उन दोनों का ट्रीटमेंट कर देते हैं। कुछ घंटे में तारिका और रम्या को होश आ जाता है। आई एम सॉरी, मुझे एक अर्जेंट मीटिंग में जाना था, इसलिए मैं गाड़ी बहुत स्पीड में चला रहा था। एकदम से आप लोग सामने आ गए तो मैं ब्रेक न लगा सका, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि आप दोनों जल्दी रिकवर हो जाएंगे। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आज आप दोनों हॉस्पिटल में हैं। आप माफी मत मांगिए, आप तो भले इंसान हैं। अगर आपकी जगह कोई और होता तो हमें वहीं छोड़कर निकल जाता, लेकिन आपने अपनी मीटिंग छोड़कर हमें अस्पताल में लाना जरूरी समझा। जय का स्वभाव देखकर रम्या और तारिका दोनों ही जय से इंप्रेस होती हैं और पूर्वी जय की शादी के बारे में मन ही मन सोचने लगती हैं। इसलिए वो जय को कॉफी पर अपने घर इनवाइट करती हैं और उसे अपनी नंद से मिलवाती हैं। जय को पूर्वी पहली ही नजर में पसंद आ जाती है, जिसे देखकर क्या हुआ जय, पूर्वी अब चली गई है? अभी भी तुम उसकी चेयर को देख रहे हो? लगता है तुम्हें पूर्वी पसंद आ गई है। अरे नहीं भाभी, ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब तुम्हें पूर्वी पसंद नहीं? भाभी ऐसा भी नहीं है, मुझे पूर्वी पसंद है। मैं हमेशा से पूर्वी जैसी लड़की से शादी करना चाहता था, जिसका स्वभाव अच्छा हो और वो मन की भी बहुत अच्छी हो। जय की बात सुनकर रम्या तारिका दोनों ही बहुत खुश होते हैं और वो दोनों इस बारे में अपनी सास और अपने पतियों को बताती हैं और उन लोगों को भी जय से मिलवाती हैं। अरे भाई, तुम्हें ऐसी क्या परेशानी थी जो तुमने इससे शादी के लिए हाँ बोला? इसे तो कोई कुत्ता भी इनकार कर दे। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? इंसान की पहचान उसके दिल से होती है। आप लोगों को तो शर्म आनी चाहिए ऐसे व्यवहार करते हुए अपनी ही घर की बेटी के साथ। जय की बातें सुन शांति और उसके दोनों बेटों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो पूर्वी से माफी मांगते हैं, जिसके बाद कुछ ही दिनों में पूर्वी और जय की शादी हो जाती है। आज पूर्वी की दोनों भाभियों की वजह से ही पूर्वी की शादी हो पाती है और वो अब सुखी सुखी अपना जीवन जी पाती है।